आज हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर है आपका सोल्यूशन, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने शुरू करना है सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैस जब भी है, जो आपका गैस जो है वो लिक्विड में जब डिसॉल्व होगा, तो एक चीज़ जैसे हमने अभी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, तो वहाँ पर था कि केसेस बन रहे थे, कहीं पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा था, कहीं पे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रहा था। बट यहाँ जो है गैस प्लस लिक्विड जब भी डिसॉल्व होगा तो 99.9% रिएक्शंस में क्या होगा, जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसमें जो आपकी रिएक्शन की एंथैल्पी आएगी वो आएगी नेगेटिव, मीन्स की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख के हमें एक चीज़ पहले क्लियर हो गई सबसे पहले कि ये जो रिएक्शन है ये कब फेवर करेगा, जब टेम्परेचर होगा लो, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये रिएक्शन कब सूटेबल होगा, जब आपका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि ये जो रिएक्शन है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, रिएक्शन आपका पहले किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसके बाद जो है वो आपका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और तीसरा आ जाता है आपके पास प्रेशर। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स है जिन पे जो है आपका रिएक्शन जो है गैस का इन लिक्विड जो है वो डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बात कर लूँ तो कुछ नहीं, हमने पढ़ लिया कि क्या है, गैस प्लस लिक्विड आपका क्या बना रहा है, मिलकर सोल्यूशन बना रहा है। जो प्रोसेस रहेगा वो हमेशा यूनिवर्सली जो है वो एक्सोथर्मिक रहेगा, तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा। ठीक है, बट एक माइनर साइज में क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, जब आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम हो, या अदर नोबल गैसेस हो। ठीक है, ये जब चीज़ें होंगी तो एक एक्सेप्शन आ जाता है कि ये जो है ये जब नॉन एक्वस सॉल्यूशन में होंगी। कब होंगी ये, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, मींस के नॉन पोलर सॉल्यूशन जो कि अदर देन वाटर होंगे, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, ऐसे केसेस में इनका जो है सॉल्युबिलिटी जो है इन गैसेस का इन लिक्विड स्लाइटली इंक्रीज करेगा, कोई मेजर इंक्रीज नहीं आएगा बट स्लाइटली इंक्रीज करेगा, जो कि हमारा जेन्युइन प्रिंसिपल से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। तो ठीक है, तो ये पता चल गया कि इस केस में जो वो स्लाइटली डिफरेंस आएगा। बाकी कभी भी गैस प्लस सोल्यूशन आ जाता है तो हमें रिएक्शन को एक्सोथर्मिक मानकर ही चलना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा जाते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट क्या कहता है, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट, तो नेचर ऑफ सोल्यूट आपका कैसे डिपेंड करता है, मैं अगर आपको ले लेता हूँ, कोई हाइड्रोजन गैस ले ली मैंने, नाइट्रोजन गैस ले ली मैंने, ऑक्सीजन गैस ले ली मैंने, गैस ले रहा हूँ मीन सोल्यूट ले रहा हूँ। दूसरी साइड मैंने ले लिया NH3 अमोनिया ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, और मैंने सॉल्वेंट क्या लिया, वाटर लिया। तो आपको क्या लगता है किस रिएक्शन में रिएक्शन जो है वो फास्टर होगी, आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, कोई इंप्रेसिव प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ना ही नाइट्रोजन बनाएगा ना ही ऑक्सीजन बनाएगा। बट जब ये आपका NH3 इसके साथ रिएक्ट होता है, SO2 रिएक्ट होता है, तो NH3 वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये वाला सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आई एम सॉरी, क्लोराइड तो है ही नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे इसने वीक बेस और वीक एसिड का काम किया और एक सॉल्ट बन गया। तो यहाँ ये रिएक्ट कर गए, तो नो डाउट इन तीनों के कंपैरिजन में ऐसे ही SO2 भी रिएक्ट करेगा।
तो क्या हो गया, इन तीनों के कंपैरिजन में ये दो चीज़ें जब रिएक्ट कर रही हैं तो क्या कर रहा है, रिएक्शन फास्ट हो रहा है। रिएक्शन फास्ट हो रहा है मीन्स कि इस पे डिपेंड कर रहा है और ये इसको फैसिलिटेट कर रहा है। हमें क्या करना है, डिसोल्यूशन ही करानी है या मिक्स ही कराना है इन दो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिएक्शन फास्टर हो रहा है। तो जब आपका सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, नो डाउट फास्टर होती है। और यही जो है नेचर ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट है जो आपको डिपेंड करता है इस चीज़ पर, ठीक है। तो उसके बाद ये दो चीज़ें हो गई। अब सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट आता है, तीसरा जो है प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है। प्रेशर के लिए मैं ये मिटा दे रहा हूँ। तो प्रेशर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेशर का रोल कैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने एक बीकर ले लिया फुल ऑफ वाटर, यहाँ तक इसमें वाटर है, ऊपर मैंने पिस्टन अप्लाई कर दिया विद अ वेट ऑफ W1, ठीक है। W1 पिस्टन अप्लाई किया और वाटर जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो मान लो आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं ये 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 ये, ठीक है। इसके अंदर कोई गैस पड़ी है, क्लोज वेसल है, थोड़ी सी वेपोरेशन हुई होगी, गैसेस बनी होंगी और अंदर पड़ी। दो पार्टिकल देख रहे हो आप गैस के अंदर हैं, दो जो है वो बाहर, तीन जो है वो बाहर है। अब मैंने क्या करा, इसी कंडीशन में जो है प्रेशर को बढ़ा दिया। और प्रेशर को बढ़ाने का क्या तरीका है, मैंने इस पर वेट जो है वो इंक्रीज कर दिया, W1 भी रख दिया और W2 भी रख दिया। तो क्या हुआ, आपने देखा कि वाटर के अंदर जो है ये पहले दो थे, अब ये दो और आ गए, यहाँ अकेला रह गया। ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपने क्या किया, आपने प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, जो है ये पिस्टन डाउनवर्ड गया। डाउनवर्ड जाने पे जो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो उतने ही गैस पार्टिकल क्या हो गए, कम पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल हो गए। मींस कि उनके लिए एरिया कम हो गया और वो कम पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट हो गए। तो क्या होगा, ये प्रेशर जो है ये इन गैस पार्टिकल्स को धकेलेगा और कुछ गैस पार्टिकल जो हैं वो फिर से क्या होंगे, इस गैस ये जो लिक्विड के अंदर चले जाएंगे और इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर हमने क्या किया, उस चीज़ की हमने सॉल्युबिलिटी को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेशर जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमारा पास क्या मिलता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपका हेनरी लॉ आ जाता है, ठीक है। हेनरी ने एक लॉ दिया था, ठीक है, कि जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो मास ऑफ गैस है, जो हम मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन पर लीटर of solvent is directly proportional to the pressure applied to it, ठीक है। तो क्या कह दिया आपका, जब क्या है कि जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व है पर यूनिट ऑफ द सॉल्वेंट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो प्रेशर हम जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको हेनरी ने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, m ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये m याद रखना कि मास क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये प्रेशर आप कह सकते हो अप्लाइड टू इट, अप्लाइड टू इट किस पे, मतलब ये जो प्रेशर जो है ये सरफेस ऑफ लिक्विड पर जो अप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तब तक वाटर के अंदर जाते रहेंगे जब तक फिर से ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। समझ पा रहे हो, ये इक्विलिब्रियम क्या है, मीन्स के ये जो आपका लिक्विड और गैस है, ये आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये कब तक सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी, जब तक इसके बीच में फिर से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए, बेसिकली क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब ये आपकी गैस की जाने की टेंडेंसी लिक्विड में और लिक्विड की जो है, लिक्विड में से गैस वापस निकल के आने की जो है टेंडेंसी जो है वो बराबर ना हो जाए, जब बराबर हो जाती है उसको, उस स्टेट को कहते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मीन्स के जो गैस पार्टिकल्स हैं, चार गैस पार्टिकल्स लिक्विड में जा रहे हैं और चार लिक्विड में से गैस पार्टिकल निकल के बाहर आ रहे हैं, उस कंडीशन में जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू इट, तो जितना प्रेशर हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। ये समझ आ गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन, तो ये प्रेशर हो गया, ठीक है। और जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होगा तब ये जो प्रेशर लग रहा है
ठीक है, गैस का सरफेस पे, उसी को हमने क्या दिया, प्रेशर अप्लाइड ऑन टू इट एट द सरफेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तब वो जो ऊपर से लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा गैस, उसी को हमने प्रेशर बोला है। ठीक है, तो ये हो गया। जब इसको हटाते हैं हम तो हमारे पास आता है m इज इक्वल टू के पी आता है हमारे पास। ठीक है, ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि किस पे डिपेंड करती है, के डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर। ठीक है, पहले के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, फिर टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये के जो आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, तो चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हेनरी लॉ की क्या होगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी किसने, डाल्टन ने। डाल्टन की मॉडिफिकेशन में क्या हो गया, डाल्टन ने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in solution is directly proportional to the partial pressure of gas above solution। ठीक है, जब इसको हम हटाएंगे तो आएगा के डैश पी। ठीक है, और ये पी जब उधर जाएगा तो 1/k-x होएगा जो मोल फ्रैक्शन है, और इस के को हमने कह दिया x। ठीक है, तो ये के एच आपका क्या आ गया, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया, ये आ गया आपके पास हेनरीज कांस्टेंट। और के एच जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, और हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो इन केसेस में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी होगा। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो अब एक और चीज़, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी हेनरीज लॉ की लिमिटेशन पर। के एच और वो रेश, ये चीज़ जो है वो आप अपने दिमाग में रखना कि के एच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सॉल्युबिलिटी, और आपको ये भी याद रखना है कि टेम्परेचर भी क्या है, सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम लिमिटेशन पर आ जाते हैं किसके, ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, लॉ पर हमें ये बताया कि जो हेनरीज लॉ है ना वो वैलिड अगर तभी है जब प्रेशर जो है वो आपका लो रहे, टेम्परेचर जो है वो आपका लो रहे। ठीक है, गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हों, आपस में रिएक्ट ना करें, लाइक सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस, जो सॉल्यूट है, जो दो गैसेस पड़ी हैं, जितने भी गैसेस पड़ी हैं आपकी अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो आपस में रिएक्ट ना करें। ठीक है, या आपका गैस और लिक्विड जो है वो आपस में रिएक्ट ना करे, जो आपका मिक्स हो रही गैस, तो गैसेस नॉन रिएक्टिव हो, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो गैस है प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, तो गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिव विद सॉल्वेंट। ठीक है, तो गैस है वो मॉडरेटली सॉल्युबल हो इन सॉल्वेंट। अब ऐसा केस ना आ जाए कि आपकी जो गैस है वो मिलाई सॉल्वेंट में और वो तुरंत डिजॉल्व हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये केस भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इन केसेस के अगर ऑपोजिट कभी भी केस आ जाता है, टेम्परेचर जो है वो हाई आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हाई आ जाता है, टेम्परेचर लो बोला है तो टेम्परेचर वेरी लो आ गया, माइनस में ही चला गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, तब भी आपका हेनरी लॉ इनवैलिड हो जाएगा। गैसेस रिएक्टिव आ जाएं, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट जो आपस में रिएक्ट कर जाए तब भी आपका हेनरी लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। और जब गैस मॉडरेटली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट की होने की बजाय क्या हो, बहुत वेरी हाई सॉल्युबिलिटी हो, तब भी जो है वो आपका हेनरी लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये केसेस आ गए लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या एप्लीकेशन, तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो है आपकी बीवरेज की, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड बीवरेज। ठीक है, जो आप कोका कोला पीते हो, ठीक है, ये आपकी कोक हो गई मान लो। इसमें क्या क्या होता है, इसको पैक किया विद एट हाई प्रेशर,
इसको पैक किया। जब आपको पता है प्रेशर बढ़ाया तो गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में मिक्स होने की ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका CO2 जो है वो लिक्विड में क्या हुआ, हाईली डिजोल्व हो गया। जो एफरवेंस आती है, बुड़बुड़ करके बुलबुले आते हैं, वो CO2 होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब वो हाई प्रेशर पर आपने उस ढक्कन को खोला और आप क्या ले आए, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे ले आए उसको। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। कहाँ, ये 200-300 ATM के प्रेशर पे समवेयर प्रेजेंट था, और आपने ढक्कन खोलते इसको इतने कम प्रेशर पे ले आए। आपने शैम्पेन भी देखी होगी, कोई भी ड्रिंक होती है तो उसको खोलते हैं तो ऐसे झाग जैसा निकलता है, उसे कहते हैं एफरवेंस। झाग जैसा तुरंत निकलता है एफरवेंस। वो क्यों निकलता है, आपने सडनली हाई प्रेशर था, उसको खोलते ही लो प्रेशर पे ले आए, तो क्या हुआ, गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा से एकदम कम होगी, तो CO2 जो मिक्स थी वो तुरंत बबल आउट होने लगेगी उसमें से, और ये आपको एफरवेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कार्बोनेट बेवरेज में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ा होगा आपने, बेंड्स पढ़ जाना। बेंड्स किसमें, स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर की डेप्थ में जाते हैं बहुत, ठीक है। मान लो यहाँ पर प्रेशर है P0, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बता रहा हूँ, और यहाँ जब जाएंगे तो एडिशनल एच रो जी का एडिशनल प्रेशर आ जाएगा। नॉर्मली प्रेशर क्या होता है जब हम सरफेस पे होते हैं, 1 ATM, बट यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो स्कूबा ड्राइवर जाता है उसके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता था एक टाइम पे, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होती थी, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देता हूँ, बट पहले उससे पहले कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लो। क्या होता है, नीचे गया स्कूबा ड्राइवर आपका, डेप्थ में क्या हुआ, नाइट्रोजन जो है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस पे इतनी सॉल्युबल नहीं थी, डेप्थ में जाने पर हाईली सॉल्युबल हो गई आपकी नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो गई और ब्लड के अंदर मिल गई। ऑक्सीजन भी मिल गई, ऑक्सीजन यूज अप हो गई, बट नाइट्रोजन हमारे बॉडी फंक्शनिंग में ऐसा यूज़ नहीं हुई। जो स्कूबा ड्राइवर था वो वापस सरफेस पे आया। जब वो सरफेस पे आया तो नाइट्रोजन जो है वो आपके ब्लड से बाहर निकलने लग गई, ठीक है। ब्लड से बाहर निकलने लग गई, बट वो ऐसे तो निकल नहीं पाएगी, वो सेल को क्रॉस करेगी, वो टिश्यूज़ को क्रॉस करेगी, बट बिकॉज नाइट्रोजन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसकी वजह से वो क्या करेगी, बहुत सारी वेन्स में, कैपिलरीज में ऐसे क्या करेगी, ब्लॉकेज कर देगी। कई बार टिश्यूज़ में दिक्कत हो जाती है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं, मेडिकल कंडीशन को, बेंड जोन। तो उस टाइम पे बहुत पहले ऐसा देखा जाता था कि जब वो स्कूबा ड्राइवर ऊपर आता था तो उसको बेंड्स जो है वो महसूस होते थे, बहुत दर्द होता था इसमें, ठीक है। बट क्या हुआ, धीरे धीरे साइंटिस्ट ने रिसर्च की और एक मिक्सचर बना लिया हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, जिसमें 32% के करीब जो है वो आपका ऑक्सीजन था, ठीक है। 11% के करीब जो है वो आपका हीलियम था। अब हीलियम क्या है, हीलियम बहुत हाई प्रेशर पर भी इतनी डिजॉल्व नहीं होती ह्यूमन बॉडी में, और दूसरा इसका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है। तो क्या होता है, जब ये भी हीलियम भी हमारे बॉडी में ऐसे ही जाएगी जैसे नाइट्रोजन जाएगा, बट डिफरेंस क्या आएगा, जब ये हाई डिजॉल्वली, पहले तो इतनी डिजॉल्व नहीं होगी हमारी बॉडी में हीलियम, ठीक है। फिर जब हम ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जो गैस हमारे ब्लड में मिला था वो बाहर आना शुरू होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हीलियम भी आपके ब्लड से बाहर निकलेगा और कैपिलरीज से ऐसे ही निकलेगा, बट बिकॉज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इसका साइज स्मॉल है, तो ये निकलते वक्त कहीं भी ब्लॉकेज या फुलावट या दिक्कत ब्लड फ्लो की कहीं नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हीलियम का जो है वो बहुत अच्छा यूज़ देखा जाता है स्कूबा ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ लेते हैं उसके लिए। तीसरा एग्जाम्पल आपका है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, माउंटेन सिकनेस या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। इसमें एक कंसेप्ट याद रहना चाहिए, जब भी आप हाई पहाड़ की किसी चोटी पे जाते हो तो प्रेशर जो होता है वहाँ लो हो जाता है, जबकि नॉर्मल यहाँ धरती पे क्या होता है, प्रेशर सी लेवल पे हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका टॉप है। तो प्रेशर लो हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको ऑक्सीजन कम मिलता है और आपको कई तरह की नौजिया और मतलब चक्कर आना और कमज़ोरी, है ना, ऐसी सी चीज़ें देखने को मिलती है जब आप अचानक से हिल स्टेशन में चले जाते हो। उस कंडीशन को आप बोलते हैं एनोक्सिया।
और वो कब होता है, प्रेशर जब ऑक्सीजन का, जब एयर प्रेशर जो है वो, या एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने पढ़ा होगा कि एनॉक्सिया हो जाता है, तो उसके लिए जैसे कारगिल वॉर हुई थी। ठीक है, कारगिल वॉर हुई थी तो वहाँ पे सोल्जर्स को बहुत दिक्कत हुई थी जब वो हिल स्टेशन में लड़ाई के लिए गए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो हिली एरिया में, पहले तो किसी का लड़ाई करने का एक्सपीरियंस था नहीं, वो एक अपने ही तौर में एक नई लड़ाई थी जो कि ओनली हिली एरियाज में लड़ी गई थी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंडियन ट्रूप्स जो थे वो बेसिकली क्या है, हमारा हिली एरिया जो है बेसिकली जो मेजर है वो हिमाचल वगैरह है, उससे आगेले साइड है। ठीक है, तो मोस्टली सोल्जर्स जो है वो साउथ इंडिया या फिर अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री से आए हुए थे, तो उनको क्या था, एक्लेमेटाइजेशन नहीं था। क्योंकि क्या होता है ना, जो अनोक्सिया की कंडीशन है ना, आप कुछ टाइम तक अगर पहाड़ पे बिता लेते हो 10-12 दिन, तो आपको एज सच वो जो ऑक्सीजन की कमी है उसका इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, बट आप अगर नॉन हिली एरिया से आते हो, आप अचानक हिली एरिया पे जाते हो, तो क्या होता है, वहाँ पर आप अचानक से सर्वाइव नहीं कर पाते हो। इसी के लिए क्या होता है, जब आप सियाचिन या वहाँ पे कभी आप अगर कोई जाता है, जैसे हमारे सोल्जर्स पोस्टेड है, तो उनको एक्लेमेटाइजेशन का भी एक टाइम पीरियड जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, एक ट्रेनिंग पीरियड में, जहाँ पे क्या होता है बेसिकली वो हिली एरिया में अपने आप को सर्वाइव करने का, बेसिकली अपनी बॉडी को यूज टू बनाते हैं किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन की कम क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। थोड़ा सॉलिड सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉलिड सोल्यूशन हम किसकी बात करें, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों ही सॉलिड हों। ठीक है, एज सच इसमें कोई मेजर कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, बट दो कुछ छोटी छोटी बात आ जाती है, जिसमें आ जाता है आपका सब्सटीट्यूशन सॉलिड सोल्यूशन, सब्सटीट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग सब्सटीट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन उठा लें, तो इसमें क्या होता है, जब आपका ये सॉलिड्स पड़े हुए हैं, लाइक ये ले लो, इसमें क्या होता है, एक बाहर का एलिमेंट आता है और वो क्या कर देता है, सब्सटीट्यूट कर देता है पड़ी हुई चीज़ को। ऐसा था कुछ, यहाँ आकर उसने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया। तो बेसिकली इसने किया क्या, जो चीज़ें पड़ी हुई थी उसमें आके क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया और सब्सटीट्यूट कर दिया। और ये जो सोल्यूशन है ये दो सॉलिड का सोल्यूशन है। तो अब इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाता है, जिंक और कॉपर का जब सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, तो उसके बीच में ये वाला काम कौन करता है, ब्रास कर देता है कई बार। ठीक है, तो ब्रास क्या करेगा, जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन बना हुआ है, उसके बीच में कहीं से आएगा और ब्रास जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और अगर आपने कभी पढ़ा होगा जिंक सल्फाइड सॉल्यूशन और कैडमियम सल्फाइड सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या होता है, जिंक सल्फाइड सॉल्यूशन में जो है कैडमियम जो है वो आकर रिप्लेसमेंट कर देता है, और कौन सा इफेक्ट दिखाता है, सब्सटीट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा आपका आ गया बिगर एलिमेंट्स। बेसिकली जो आपका ये जिंक सल्फाइड का क्या होगा, कैडमियम रिप्लेसमेंट कैसे करेगा, जो जिंक सल्फाइड का आपका क्रिस्टलाइट होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा, उसमें जो है जिंक 2 पॉजिटिव को कैडमियम 2 पॉजिटिव जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो ये आपका सब्सटीट्यूशन वाला हो गया। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है इंटरस्टिशियल का। इंटरस्टिशियल अपने नाम से ही क्लियर है कि अगर आपके पास बड़े बड़े एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत सारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज़ में किसी को कोई बड़े एटम जो है वो छोटे छोटे एटम्स को ट्रैप कर लें या वो खुद ट्रैप हो जाए, तो उसे कह देते हैं आप इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है, टंगस्टन कार्बाइड में क्या होता है आपका, जो टंगस्टन कार्बाइड है उसमें टंगस्टन जो है वो FCC फेज को एक्वायर करता है, FCC। ठीक है, और कार्बन जो है वो ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल साइड्स को जो है वो, जो कार्बन है आपका वो क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो आपका जो W है टंगस्टन वो FCC स्ट्रक्चर पर, और कार्बन जो है वो ऑक्टाहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई कर लेगा और क्या करेगा, टंगस्टन कार्बाइड में अपना इंटरस्टिशियल वाला रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद आपका सॉलिड सोल्यूशन कई ऐसे होते हैं जिनमें बड़े मेटल्स होते हैं,
वो क्या करते हैं, गैसेस को डिसॉल्व कर लेते हैं। मतलब क्या, सॉलिड सोल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन के बीच में क्या किया उन्होंने, छोटी छोटी गैसेस को जो है वो रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर प्लेडियम और प्लेटिनम करते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर एट रूम टेम्परेचर। और आप अगर चेक करोगे कि हाइड्रोजन गैस आपको मिल कहाँ रही है, तो वो इंटरस्टिशियल साइट्स में मिलती हैं। तो ये आपका क्या होगा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, अगला टॉपिक है हमारे पास, वेपर प्रेशर का, ठीक है। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वेपर प्रेशर के, ठीक है। तो मैं आपको वेपर प्रेशर भी बता देता हूँ और बॉइलिंग पॉइंट भी बता देता हूँ। तो सबसे, वेपर प्रेशर तो हमने पढ़ना ही है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जब आपका एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर जो है, ठीक है, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब आपका किसी लिक्विड का क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है वो आपका एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाए, उस कंडीशन में हमें मिलता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका वेपर प्रेशर जो है, जो आपका लिक्विड या का जो कोई चीज़ है उसका जो वेपर निकल रहा है उसका जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली उस टाइम पे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, जो कि क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दो अलग चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि क्या होता है देखो, अगर कोई चीज़ 100 डिग्री पर उसके वेपर बन रहे हैं और एक दूसरी चीज़ है जो है उसके जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन रहा है, वेपर्स बन रहे हैं। तो आपको पता है जब आप धीरे 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 टेम्परेचर लेके जा रहे हो, ए और बी मिक्स है, ए और बी मिक्स है, तो आपका 100 डिग्री पे क्या हुआ, ए जो है वो उड़ने लग गया, बी आपका उड़ेगा नहीं। ए आपका उड़ने लग गया, बी आपका उड़ेगा नहीं। तो मतलब क्या है, ए के जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे और जल्दी से वेपर्स बनते ही उसके वेपर का प्रेशर भी आ जाएगा। तो क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके वेपर जल्दी बनते हैं और वेपर्स बनते हैं उसके वेपर प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया वेपर प्रेशर का मतलब रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेपर प्रेशर की, तो क्या होता है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका बीकर है, इसमें पड़ा है आपका लिक्विड, क्लोज सॉल्यूशन है, ठीक है। वेपर प्रेशर के लिए हमने क्या किया, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या आएगा जब हम इसको बॉईल करेंगे, एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी डैश पर हमने इसको बॉईल किया और इसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया और इसके वेपर जो है वो बनने शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो इसमें से गैसेस निकलेंगे, और क्या होगा, गैसेस निकलने के बाद क्या होगा, कुछ गैसेस जो है वो कंटेनर से टकराकर वापस लिक्विड में आ जाएंगे। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पे काम करेंगे, एक होगा इवेपोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन चलेगा जब हम इसको टी टेम्परेचर में लाएंगे और इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। हम वेपर प्रेशर की बात करें तो एक कंडीशन पर आकर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन पर आपका एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा और वो इक्विलिब्रियम जो है वो लिक्विड और आपके वेपर के बीच होगा एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब ये इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इस टाइम पर जो वेपर ऊपर रह गई हैं वो जो इस सरफेस पे प्रेशर लगाएंगी उसको हम कह देते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं वेपर प्रेशर को डिफाइन कर दूं तो क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, that is when equilibrium is attained between vapor and liquid, at that time the pressure applied by the gaseous part or the part above the surface of the liquid on the surface of liquid is called the vapor pressure, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। तो क्या हो गया आपका,
partial pressure of component A is product of its pure components pressure with its mole fraction in the solution। ठीक है, समझ आ गया। और ये Pb होगा। तो आपको जब डेल्टन ने मॉडिफिकेशन की, जब इसको डेल्टन की मॉडिफिकेशन मिल गई, डेल्टन क्या कहता है, नेट प्रेशर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। तो ये Pa प्लस Pb होगा। ठीक है, ये अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Pa नॉट एक्स ए प्लस Pb नॉट एक्स बी। ठीक है, समझ आई बात। ये होगा Pa नॉट एक्स ए और Pb नॉट एक्स बी। ठीक है, ये आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आ गया। ठीक है, अगर मैं अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करूँगा? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, इस पर मैं आपका वेपर प्रेशर ले लूँ और इस पर आपका मोल फ्रैक्शन ले लूँ। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि आपका जो ए कंपोनेंट है वो वोलेटाइल ज़्यादा है, वो वोलेटाइल कम है एज़ कम्पेयर टू बी। बी जो है वो मोर वोलेटाइल है। तो पी का प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर नहीं कहेंगे, प्योर फॉर्म में क्या होता है, कोई चीज़ है ही नहीं तो मतलब अकेला पड़ा है तो उसका प्रेशर, अकेला प्रेशर, ठीक है, उसका प्योर फॉर्म का प्रेशर, प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। उसके बाद आपका प्रेशर ऑफ ए जो है प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, इसको पार्शियल प्रेशर नहीं बोल सकते क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है आपका, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो तब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तब उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर जो आपका ए कंपोनेंट है उसका जो है वो मैक्सिमम पड़ा है और जो आपका बी कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, हमने अभी मिक्स ही नहीं किया। और इस जगह पे हमने कह दिया एक्स बी जो है वो मैक्सिमम है और एक्स जो है वो हमने मिक्स ही नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से धीरे धीरे मैं बी को ऐड करता जा रहा हूँ। बी जो कंपोनेंट है लिक्विड का उसको ऐड करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, जो प्रेशर ऑफ ए है वो धीरे धीरे कंपोनेंट जो है वो प्योर ना रहा और क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। जो आपका प्योर कंपोनेंट था वो इम्प्योर हो गया और धीरे धीरे क्या हो गया, उसका देखो ये एक्स ए जो है वो 1 से 0 जा रहा है। तो जब 0 पहुंचेगा तो ए का प्रेशर जो है वो निग्लेजिबल हो जाएगा, जबकि एक्स बी जो है वो 0 से 1 जा रहा है तो उसका जो है वो एट अ सर्टेन क्या हो जाएगा, टाइम प्रेशर जो है वो कुछ आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये जो दोनों फेजेस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कब आ रही है, जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो ये क्या है, ये पी ए बताएगा हमें, मतलब पी ए नॉट एक्स ए, और ये हमें बताएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो ये जो फेस है ये सिर्फ पी ए नॉट का है, ये जो फेस है ये सिर्फ पी बी नॉट का है। जब हम इस तरफ को जा रहे हैं तो एक्स बी ऐड करते जा रहे हैं, मतलब बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है, बी के मोल्स डाल रहे हैं और यहाँ ए के निकालते जा रहे हैं, जस्ट ऐसे एज्यूम करना है तो ये ग्राफ समझ आएगा। मतलब यहाँ बी, इस तरफ को बी ऐड करते गए तो ए का जो है वो कंटेंट निकालते गए तो ए का जो है प्रेशर वो लो 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 और सर्टेन टाइम पर 0 हो गया। और ये बी का जो है वो हम बी डालते जा रहे तो एक सर्टेन मोमेंट पर ए निकाल रहे हैं बी डाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं बी डाल रहे हैं, तो एट सर्टेन टाइम ए खत्म हो गया बी रह गया और ये इसका प्योर कंडीशन है। तो ये आ जाता है। और जब इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये आपका पी ऑफ सोल्यूशन देता है, जो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये ग्राफ आपको देखना समझ आया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ आपका आ जाता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को हटा दे और अब अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या होगा आपका, नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 0 होगा, इवन गैस का प्रेशर भी 0 होगा क्योंकि आपका सॉलिड जो है वो कभी गैस नहीं बनता, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को छोड़ के। तो इससे पहले एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि हमेशा जो प्योर सॉल्वेंट रहेगा, जो कि लिक्विड रहेगा, उसका जो प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा होगा पी ऑफ सॉल्यूशन से इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जब भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में ऐड करता है, सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो क्या करेगा, आपका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कम कर देता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस केस में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है।
आपने एक सॉलिड ऐड कर दिया लिक्विड में, क्या किया आपने, उसका जो है सरफेस एरिया कम कर दिया। सरफेस एरिया कम कर दिया तो इसकी इवेपोरेशन कम कर दी, इवेपोरेशन कम कर दी मतलब उसका वेपर का बनना ही कम कर दिया, यानी कि उसकी वेपर प्रेशर इनडायरेक्टली आपने कम कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी पी एस, उसमें मान लो आपका बी जो है वो सोल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, और ए जो है वो आपका सॉल्वेंट है। तो यहाँ पी ए प्लस पी बी होता है, बस मुझे पता है पी बी का कुछ भी प्रेशर नहीं होगा, तो मैं सिर्फ पी ए लिखूंगा, पी एस, पी एस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ए नॉट एक्स ए। अब आपको पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिख सकता हूँ, एक्स। तो क्या होगा पी एस आपका होगा पी ए नॉट एक्स ए, आपका ये आ जाता है एक्स ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पी एस क्या हो जाएगा आपका पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, या आप ऐसे लिख सकते हो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस एक्स बी। अब क्या क्या आ गया पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता ना, मतलब पी ए नॉट माइनस पी एस हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। ठीक है, मतलब कि पी ए नॉट जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा पी एस से। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि प्योर सब्सटेंस, प्योर सॉल्यूशन का जो है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें लास्ट आ जाती है, वो टॉपिक नहीं है बट एक बेसिक सी चीज़ है कि रॉल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, आपको पता है कि हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है आपका P इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका जो है रॉल्ट्स लॉ क्या है, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ, प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें कुछ सिमिलरिटीज नज़र आ रही हैं क्या। अगर के एच जो है वो आपका पी कंपोनेंट के इक्वल हो जाए तो आपका ऑलमोस्ट हेनरी लॉ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रॉल्स लॉ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट क्या है के एच जो है वो आपका वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, बट जो आपका पी ऑफ कंपोनेंट है, मतलब किसी कंपोनेंट का जब वो कंपोनेंट बना, मतलब कोई भी जैसे ऑक्सीजन बना, तो उसका फिक्स हो गया कि भाई उस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर जो है वो वही रहेगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो इन दोनों में डिफरेंट है, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये समझ आया। तो उसके बाद दो चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें, पहला क्या है, ये पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सोल्यूशन। हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas inside the solution। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिजोल्व होने की बात थी। दूसरा आपका जब ये रॉल्ट्स लॉ वाला पढ़ रहे हैं तो पी कंपोनेंट क्या है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ दो चीज़ें, पार्शियल प्रेशर दोनों केसेस में क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ आई। और ये आपका डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या करेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, और एक और चीज़ आ जाती है कि आपका जो ये दोनों लॉ हैं ये कब अप्लाई होंगे, जब क्या है आपका सोल्यूशन में जो है वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। मान लो इन दोनों केसेस में इंडिविजुअली दोनों में ही वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये लॉ जो है वो फेल हो जाएगा, ये लॉ वहाँ लगेगा नहीं। ठीक है, तो एक और इक्वेशन आपकी आ जाती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि ऐसा चीज़ पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं बट इसमें पूछा जा जाता है कि आपको क्वेश्चन में बता देगा क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए log P2 बाय P1 डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 इंटू आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 प्लस T2। नीट जैसे पेपर में तो इसका क्या था, इक्वेशन पूछ लेते हैं कि है क्या। बाकी जेई में चांसेस है, वो भी मेरे को लगता है एडवांस में चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए।
P1 P2 जो है वो वेपर प्रेशर है आपके, P1 P2 वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। और जो T1 T2 है वो आपके टेम्परेचर है, ठीक है, एट दैट कंडीशन, ठीक है। तो ये क्लासिस क्लैपेरॉन रिएक्शन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में कि आपका एक तो क्लोरोफॉर्म है और एक आपका CH2Cl2 है, डाइक्लोरो मिथाइल है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, पहले प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिए दोनों जो होंगे प्योर फॉर्म के हो जाएंगे, 2 SMM/Hg। तो अगर मैं प्योर फॉर्म ऑफ CH Cl3 लिखूं तो वो क्या है 200 mm of Hg। दूसरा आपका क्या है P0 ऑफ CH2Cl2 जो है 415 mm of Hg, ठीक है। और आपको वेट दे दिए दोनों के। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2, ठीक है। तो आपको पहले तो मोलर मास निकालना पड़ेगा किसका, CHCl3 का, जो कि आएगा 35.5 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 12, 119 ग्राम, 119.5 आएगा, ठीक है। और दूसरा आपका CH2Cl2 जो है उसका टोटल मास आपके पास आएगा 85 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से और आपको गिवन मास भी दिया हुआ है, गिवन वेट ऑफ CHCl3 25.5 ग्राम, और वहीं आपका दूसरा दिया हुआ है 40 ग्राम, CH2Cl2 का 40 ग्राम। तो यहाँ से आप इन दोनों के मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, वो बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल कुछ सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर के साथ यहाँ सिचुएशन जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लगा रहे हैं रोल्स लॉ, और रोल्स लॉ भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। अगर आप इन चीज़ों में टेम्परेचर वेरी कर दोगे तो वहाँ इक्वेशन में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास मान लो अब हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो क्या P0 CHCl3 आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ से आप P ऑफ CH3L3 निकाल सकते हो इंटू CH मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 करके। वैसे उसका दूसरा वाला भी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके आप क्या है कंपोनेंट्स के जो है पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, 4 × 10⁻³ kg पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लीटर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी केस का आपको मैं बताता हूँ। प्रेशर दिया हुआ 100 atm और टेम्परेचर 300 केल्विन। अब क्या किया इन्होंने, वॉल्यूम ले लिया सॉल्वेंट का 250 ml, ठीक है। प्रेशर कर दिया 250 atm, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो आपका इनिशियली अनमॉडिफाइड वाला अगर आपको याद हो हेनरी लॉ, तो वो क्या था, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू P1। K जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो K कांस्टेंट रहेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, m ऑफ गैस ऑफ पर यूनिट सॉल्वेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू P2, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो है आपका ये क्या है 4 × 10⁻³ kg पर लीटर, ठीक है। बट हमारे को मास जो है यहाँ निकालना है किसका, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन kg पर लीटर। पर ये जो प्रेशर दिया हुआ है 250 atm, ये किसके लिए दिया हुआ है, 2.5 ml के लिए दिया हुआ है। तो इस ml को अगर हम लोग kg पर ml निकलेगा इससे, तो अगर हमने इस इक्वेशन को ठीक करना है, कितना था ऊपर 100 था नीचे 250 था, तो इस ml को हमने लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि 1 ml को अगर लीटर लिखना हो तो क्या होगा 1/4 लीटर लिख सकते हैं। तो ये 4 जो है वो ऊपर जाके डिवाइड में चला जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। kg नीचे ये 1/4 है, ऊपर होके सिंपल 4m kg पर लीटर हो जाएगा, 4 से 4 गया, ठीक है। 100/250, ये 10 से 10 गया, ये आ गया 2/5 इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ m
एम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 10⁻³ kg पर लीटर, जो क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ kg पर लीटर। मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये केरला के पीईटी एग्जाम में पूछा गया था 2010 में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअल वाइज बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।